गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहां पर आप नोटिस करोगे कि यूएस ने एक इंडियन को चार्ज किया है फॉर प्लॉट टू मर्डर पन्नू। देखो, पन्नू के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये दरअसल में सिख फॉर जस्टिस का चीफ हमें देखने को मिलेगा, और ये प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है। अब यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये चार्जेस लगाए हैं कि ये जो आपके सामने पर्सन देख पा रहे हो, विकास यादव, ये जो पर्सन है विकास यादव, ये रॉ के साथ पहले काम कर चुका है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ। इसके साथ ही साथ एक और इंडियन है जिसका नाम है निखिल गुप्ता। ये लोगों ने मिलकर क्या किया, दो लोगों को हायर किया और दो लोगों को पैसे दिए ताकि ना आगे जाके ये पन्नू को मार पाए। ठीक है, ये एलिगेशन लगाए गए हैं विकास यादव, जो कि एक रॉ के मेंबर रह चुके हैं पहले पास्ट में, और प्लस आपका जो निखिल गुप्ता है, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएसए का कहना है। ये जो दो लोग जिनको पैसे दिए गए ना, ये दरअसल में अंडर कवर एजेंट थे यूएसए के ही। तो यानी कि इन्होंने सोचा तो ये था कि ये लोग जाके पन्नू को मार देंगे, पर ये यूएसए के ही एजेंट निकले अंडर कवर, जिस वजह से यूएसए ने ये बात नोटिस करी एंड अकॉर्डिंगली अब दोनों के ऊपर वो एक्शन लेने की यहाँ पे बात कर रहा है। इवन निखिल गुप्ता की यहाँ पे बात करें तो उसको पिछले साल चेक रिपब्लिक से यहाँ पे अरेस्ट किया गया था, एंड अभी वो यहाँ पे ब्रुकलिन के अंदर उसको डिटेन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब ये बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इंडिया ने तो देखो बोल दिया है कि ये जो पर्सन की आप बात कर रहे हो, ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ नो लॉन्गर एम्प्लॉयड है, हमारे साथ ही आज के समय काम नहीं कर रहा। राइट, तो इंडिया ने तो ये बोला है अभी के लिए। लेट्स सी आगे इसके बारे में और क्या क्लैरिफिकेशन आती है। पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर और भी बातें सारी बोली हैं कि कोई भी अगर ऐसा इंसान है जो किसी भी सरकार के साथ काम कर रहा है या नहीं भी काम कर रहा, पर वो किसी अमेरिकन सिटीजन को हार्म करने की कोशिश करता है, तो उसको यहाँ पे अकाउंटेबल हम होल्ड करेंगे ही करेंगे। तो ये बातें यहाँ पे करी गई हैं। देखो, कनाडा के साथ ऑलरेडी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आप लोगों ने नोटिस किया। अब यहाँ पर यूएसए के साथ भी यहाँ पे ये मुद्दा गंभीर होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, डेट है आज की 19 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू बैटल ऑफ वेलोंग। एक्चुअली भी थोड़ा सा आप लोकेशन को समझने की कोशिश करिए। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इसी में यहाँ पे आपको एक ईस्टर्न सेक्टर देखने को मिलेगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। यहीं पर एक जगह है वेलोंग के नाम से। राइट, आप लोग 1962 युद्ध के बारे में जानते होंगे, 1962 का जो युद्ध हुआ था। थोड़ा हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए इस युद्ध के अंदर, पर फिर भी अगर हम बात करें ना वेलोंग वाले रीजन की, यहाँ पर भारत की जो सेनाएं थी उन्होंने बहुत बहादुरी का यहाँ पे सबूत दिया। आप बताओगे कैसे? एक्चुअल में क्या है कि इंडियन आर्मी के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो केवल और केवल आपको 800 सोल्जर देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर एरिया की, 11 इन्फेंट्री ब्रिगेड, और सामने थे चाइना के 4000 से भी ज्यादा पीपल लिबरेशन आर्मी के यहाँ पे ट्रूप्स। अब हमने इतनी अच्छी रेजिस्टेंस दिखाई ना सिर्फ 800 सोल्जर्स ने 4000 पीएलए ट्रूप्स के अगेंस्ट, कि उनको और लोग यहाँ पे बुलाने पड़े, चाइना को 15,000 और सोल्जर्स बुलाने पड़े। प्लस एट द सेम टाइम ये जो लड़ाई लड़ी गई ये 27 दिनों तक यहाँ पे चली। प्लस आप नोटिस करोगे यहाँ पर एल्टीट्यूड था 3000 से लेकर 14,000 फीट का। तो काफी सारे चैलेंजेस यहाँ पे हमें फेस करने को मिले। एयर मेंटेनेंस के रिगार्डिंग हम पूरा जो पूरा डिपेंडेंट थे उसी के ऊपर थे, क्योंकि हम यहाँ पे कोई रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे थी नहीं ढंग से। तो इंडियन आर्मी के लिए तो और भी बहुत सारे इश्यूज थे कि लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस बहुत सारे हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाद में जब पता लगा इसके बारे में कि इतने कम नंबर के साथ हमने यहाँ पर इस चीज को डिफेंड किया, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारतीय आर्मी की कितनी ज्यादा ब्रेवरी थी। इवन जो टाइम मैगजीन है ना, उसने यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स को अपनी गट्स के लिए प्रेज भी किया। तो ये बैटल ऑफ वेलोंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन अभी रिसेंटली वेलोंग वॉर मेमोरियल शौर्य स्थल इसको यहाँ पे रेनोवेट किया गया। प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो इस तरह से हर साल वेलोंग डे मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश की हेरिटेज को जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। जो लोकल ट्राइब्स जैसे मिशमी ट्राइब हो गया, मेयो डांसर्स हो गया, वो यहाँ पर परफॉर्मेंसेस भी इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर देते हैं। तो अभी 62 साल कंप्लीट हुए हैं इस पर्टिकुलर चीज के। तो एक महीने का यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स यहाँ पे रन होंगे 14 नवंबर तक। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ वेलोंग के बारे में चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है डायरेक्ट टैक्स शेयर अप एट 57% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। देखो, आप लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स तो समझते ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स की, अगर मैं बात करता हूं आपके कॉर्पोरेशन टैक्स की, ये पता क्या होता है? ये जिस बंदे ने पैसा कमाया उसी को जिम्मेदारी बनती है, उसी के ऊपर बर्डन बनता है कि वो सरकार को जमा कराए।
फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरी सालाना इनकम 10 लाख है, तो भाई जो टैक्स कटेगा वो मेरी जेब से कटेगा, मैं ही पे करूंगा, एंड सरकार को वो पैसा जमा कराने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। ऐसे ही आपकी जो कंपनीज के ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है वो इसी कंपनी के पैसे में से ही कटेगा पैसा, है ना, एंड एट द सेम टाइम सरकार को जमा कराने की जिम्मेदारी भी उसी कॉर्पोरेशन की बन जाती है। इनको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि यहां पर आप नोटिस करोगे कि डायरेक्टली यूनियन इंडिविजुअल्स के ऊपर हमें देखने को मिल जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स पता क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में यहाँ पे हमें केस थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, देखो जीएसटी की, आप कोई वस्तु खरीदते हो, कई बार आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, वहां पर आपको जीएसटी लगता है, आप कोई कोर्स खरीदते हो, वहां पर आपको 18% जीएसटी लगता है कि नहीं? तो यहाँ पर जो पैसा कटा वो आपकी जेब से कटा, पर सरकार को जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वो दुकानदार की हमें देखने को मिल जाएगी जिससे आपने खरीदा है कि नहीं? आप कई बार आईफोन या कैसे कुछ फोन वगैरह खरीदते हो, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, तो आप थोड़ी जमा करा रहे हो सरकार के पास, सरकार के पास जमा तो वो दुकानदार करवाएगा, पर जेब आपकी से कटेगा। इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो अपने आप में प्रोग्रेसिव होते हैं, क्योंकि अमीर इंसान के ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगता है। हम नोटिस करते हैं ना कि किस तरह से जिसकी इनकम ज्यादा उसके ऊपर उतने परसेंटेज टैक्स ज्यादा। पर जब मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स की, ये अपने आप में क्या हो जाते हैं? दीज आर रिग्रेसिव इन नेचर, क्योंकि किसी इंसान की इनकम कितनी भी हो उनके ऊपर सेम टैक्स रेट ही तो लग रहा है। ठीक है। अगर कोई पार्ले जी का बिस्कुट खरीदता है, चाहे वो अमीर इंसान है, गरीब इंसान है, मिडिल क्लास है, उसको तो उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स अपने आप में रिग्रेसिव हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यानी कि ना टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जितना ज्यादा हमारा रेवेन्यू हमारा डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा आ रहा है वो एक अच्छी बात होगी। एंड अभी यही सिचुएशन है। आप नोटिस करोगे ना कि अगर हम 100 रुपया यहाँ पे टैक्स के माध्यम से कमा रहे हैं ना, तो लगभग 57% कह लो, या एग्जैक्ट नंबर आपको नोटिस करना है तो इट इज 56.72 जो टैक्स रेवेन्यू है वो हमारा आता है डायरेक्ट से। बाकी जो अप्रोक्सीमेटली 43% के आसपास है वो इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप अमीर के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाओगे, गरीब के ऊपर कम लगाओगे, उसी से कहीं ना कहीं क्या होता है? उसी से आपकी जो इनइक्वालिटी है वो कम होती है। इसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, राइट? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब एक चीज आप नोटिस करोगे ना कि ज्यादातर केसेस में हमें नोटिस करने को पता क्या मिला है? जैसे यहाँ पे ना दो लाइंस आपकी जा रही हैं, राइट? यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये जो लाइंस आप देख पा रहे हो, इसके माध्यम से हमें पता होता है क्या लग रहा है कि आपका जो डायरेक्ट टैक्स है वो नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा ही रहता है। बस एक केस है हमारे पास 2020-21 का, जहां पर इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा बिल्कुल मार्जिनली ज्यादा हो गया था डायरेक्ट टैक्स से। बट नॉर्मली हमने नोटिस किया है कि डायरेक्ट टैक्स ही इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा है। एंड अभी तो डायरेक्ट टैक्स लगभग 57% एंड इनडायरेक्ट टैक्स लगभग 43% आपको देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज अ गुड थिंग दैट वी आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर केस। बाकी अगर आप नोटिस करोगे टैक्स टू जीडीपी रेशो की, डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो, तो ये बात करते हैं कि कितना डायरेक्ट टैक्सेस है एज कंपेयर टू हमारा जो जीडीपी आउटपुट आया। ठीक है। तो ये भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। 20 साल के अंदर हाईएस्ट हमें देखने को मिल जाएगा 6.64%। और ये जो मैं बात कर रहा था 57% आपका डायरेक्ट टैक्स का शेयर, ये पिछले 4 साल में आपको हाईएस्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो आपको सीबीडीटी देखने को मिलता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके डेटा ने ये चीज शो करी है। बाकी कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा है? तो दैट इज महाराष्ट्र, फॉलोड बाय कर्नाटका, फॉलोड बाय दिल्ली। ये स्टेट वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। एक और एडिशनल टर्म है विच यू मस्ट बी अवेयर, दैट इज टैक्स बॉयंसी। टैक्स बॉयंसी का मतलब पता क्या है? कि अगर मान लो आपकी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, क्या उसकी जीडीपी के साथ साथ आपका जो टैक्स कलेक्शन है क्या वो भी इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं बस जीडीपी बढ़ती जा रही है पर टैक्स बढ़ ही नहीं रहा, है ना? तो यहाँ पर इंडिया के लिए अच्छी बात पता क्या है? टैक्स बॉयंसी 2.12 तक पहुंच गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब कि अगर हमारे यहाँ पे ना 1 यूनिट जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, उसके बदले में 2.12 हमारा यहाँ पे टैक्स इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि क्लियरली ये दिखाता है कि जीडीपी का फायदा अलग अलग सेक्शंस को हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी जो इनकम टैक्स लोग फाइल करते हैं उनमें भी हमें एक इंक्रीज देखने को मिला है। तो यहाँ पर भाई इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से सारी अच्छी खबरें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आगे आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ टेम्परेरी डीजीपी। देखो डीजीपी के बारे में आप सब लोग समझते होंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी एक्चुअल में एक स्टेट का हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल ऑफिसर देखने को मिलता है। डीजीपी को स्टेट पुलिस चीफ भी बोलते हैं। अब उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर पूरी की पूरी स्टेट पुलिस फोर्स को ओवरसी करने का काम डीजीपी का होता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो गया, और आपकी अलग अलग एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन करना ताकि पब्लिक सेफ्टी मेंटेन हो जा पाए, ये सारे काम डीजीपी ही देखता है। अब एक ना बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, प्रकाश सिंह जजमेंट ऑफ 2006। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के अंदर ये जजमेंट दिया, और आने वाले टाइम के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने और इसके अंदर एडिशंस भी किए। पर इस जजमेंट में पता क्या बोला गया? इस जजमेंट में बोला गया कि अगर हम बात करें ना
कि मान लो कोई डीजीपी रिटायर होने जा रहा है, ठीक है, और 3 महीने बचे हैं इसकी रिटायरमेंट के अंदर, तो उस समय पता क्या होगा, उस समय प्रपोजल जाएंगे यूपीएससी के पास कि भाई कौन नया डीजीपी हो सकता है। यूपीएससी देखेगा, एक तरह से पैनल बनाएगा, चेक करेगा हर चीज, एंड अकॉर्डिंगली ना ये प्रकाश सिंह जजमेंट के अंदर बोला गया कि भाई डीजीपी उसी को बनाया जाए जिसके पास कम से कम 2 साल का टेन्योर हो। ऐसा ना हो कि उसका टेन्योर बस खत्म होने वाला है, दैट वुड बी रॉन्ग। तो कम से कम 2 साल का टेन्योर उसका होना चाहिए। फिर यूपीएससी सब चीजें देखता है, ये टेन्योर वाली बात देखता है, अकॉर्डिंगली स्टेट्स को यहाँ पे भेज देता है अपनी रिकमेंडेशन, फिर अकॉर्डिंगली स्टेट्स उसको डीजीपी बना देते हैं। यहाँ पे प्रकाश सिंह जजमेंट के अंदर ये भी बोला गया कि भाई आप एक्टिंग डीजीपी मत बनाओ, क्योंकि एक्टिंग डीजीपी जब आप बनाते हो उससे कहीं ना कहीं आप हर चीज को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो ये चीजें बोली गई यहाँ पर प्रकाश सिंह जजमेंट के अंदर। पर आज के समय हमें ऐसा नोटिस करने को मिल रहा है कि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो इन चीजों का पालन कर ही नहीं रही। जो ये सारी रिकमेंडेशंस थी, जो मतलब सुप्रीम प्रकाश सिंह जजमेंट केस के अंदर बोला गया, ये डायरेक्टिव्स थे, रिकमेंडेशन नहीं, डायरेक्टिव्स थे एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इनको बहुत सारी सरकारें मान ही नहीं रही। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-2.5 साल से ना एक्टिंग डीजीपी ही काम करे जा रहा है, वहां पे डीजीपी को यहाँ पे अपॉइंट ही नहीं कर रहे। तो ये सब कंसर्न्स आज के समय उठ रहे हैं, एंड इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन पर्टिकुलर 8 स्टेट्स के अगेंस्ट कंटेम्प्ट नोटिस दे दिए हैं। अब ये कंटेम्प्ट नोटिस क्या होते हैं? देखो, दरअसल में 1961 के अंदर एक कमेटी बनती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एच.एन. सान्याल, जिसको हम सान्याल कमेटी के नाम से जानते हैं। ये सान्याल कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि हमारे पास ना एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आना चाहिए। देखो, अगर मैं बात करूँ ना, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वैसे तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, पर इसको ना डिटेल में नहीं बात करी गई, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, डिफाइंड नहीं है ये टर्म्स। अंडरस्टूड? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है? एक तो पहली बात लिखी हुई है 129 आर्टिकल होना चाहिए, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट का पावर है किसी को पनिश करने की फॉर कंटेम्प्ट। आर्टिकल 215 आपके हाई कोर्ट के ऊपर सेम पावर देता है कंटेम्प्ट की। उसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 19(2) की, जो बात करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, उसका भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये बातें तो लिखी हुई है कहाँ पे? आपके संविधान के अंदर। पर जैसा मैंने कहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफाइंड नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो डिफाइन कैसे किया गया? जब 1961 के अंदर सान्याल कमेटी आई, उसने रिकमेंडेशन दिया कि एक एक्ट होना चाहिए, तो 1971 के अंदर पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इस एक्ट के माध्यम से अगर हम नोटिस करें तो कंटेम्प्ट को 2 तरह से डिवाइड किया गया, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का मीनिंग होता है कि मान लो कोई जजमेंट है, कोई डिक्री है, कोई ऑर्डर है, उसको कोई ना कोई बंदा ना विलफुली डिसोबे कर दे, मतलब उसको जानबूझ के ना माने, राइट। पर ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, यहाँ पर बात होती है कि अगर मान लो कोई पर्सन है, वो कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करने की कोशिश करता है, स्कैंडलाइज करने की कोशिश करता है, इंटरफेयर करता है यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर, वहां पर उसके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट यहाँ पे लगाया जा सकता है, जैसे प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट लगाया गया था। तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट सिविल कंटेम्प्ट में क्या अंतर है, ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। बाकी मेंस के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन बनता ही बनता है कि कंटेम्प्ट से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, राइट। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया भर में जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट या सिविल कंटेम्प्ट को भी इनफैक्ट उन्होंने खत्म कर दिया है। क्योंकि देखो, जब हम बात करते हैं कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की, तो कई बार उसके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस अक्सर आपके मेन से पूछे जा सकते हैं। आई होप ये मुद्दा आपको सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सारथी। देखो, ये चीज ना हो सकता है डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछ ली जाए, अदरवाइज आप इसको अपने मेंस के आंसर में डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। आप लोगों ने नीति आयोग की ना एक रिपोर्ट पढ़ी होगी। नीति आयोग ने पता क्या बताया था कि जब हम बात करते हैं ना एग्रीकल्चर की, खेती की बात करते हैं, तो मान लो खेती के अंदर आपने हार्वेस्ट कर लिया, बाद का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर आपकी अलग अलग चीजें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका स्टोरेज आ गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया, मार्केटिंग आ गया, या और आपके जो लॉजिस्टिक्स होते हैं वो सब चीजें आ जाती हैं, राइट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बाकी सारी चीजें। अब होता क्या है कि क्योंकि हमारे इंडिया में ना पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसीलिए हर साल लगभग 92,000 करोड़ का हमें वेस्टेज देखने को मिल जाता है। मतलब इतना पैसा वेस्ट हो जाता है बिकॉज वी डू नॉट हैव प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उसी का एक सोल्यूशन हमारे सामने है, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, नेशनल टेक इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कुंडली। इनके द्वारा यहाँ पर ना सारथी सिस्टम को लॉन्च किया गया है। सारथी की फुल फॉर्म है सोलर असिस्टेड रीफर ट्रांसपोर्टेशन विद हाइब्रिड कंट्रोल्स एंड इंटेलिजेंस। यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। ये आप एक व्हीकल देख पाओगे ना, इस व्हीकल के अंदर पता क्या है? इस व्हीकल के अंदर आपको अलग अलग कंपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली 2 कंपार्टमेंट होंगे, एक में आप फ्रूट्स को
स्टोर कर लोगे, एक में आप स्टोर कर लोगे वेजिटेबल्स को। एंड प्रॉपर टेम्परेचर जो उनको चाहिए होगा वो वहां पे मेंटेन रहेगा। और टेम्परेचर चलो एक चीज है, टेम्परेचर के अलावा ह्यूमिडिटी, इथाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, वो सारी चीजें मेंटेन रहेंगी। इससे क्या होगा, अरे ढंग से स्टोरेज भी हो गया, ढंग से ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी प्रोड्यूस की, वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको जो ड्राइवर होगा उसको मिलती रहेगी, उसको पता लगता रहेगा क्या सिचुएशन है। अगर मान लो हमें ऐसा लगता है कि यार प्रोड्यूस की ना शेल्फ लाइफ कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है, तो वहां पर ड्राइवर जो होगा ना वो प्रॉपर डिसीजन ले पाएगा। कैसे, उसको लगेगा यार ये तो खराब होने वाला है, तो किसी जो नजदीक वाली मार्केट है ना, वहां हम ले चलते हैं इसको, ताकि जल्दी से जल्दी बेच पाए। राइट, इससे क्या होगा, एनर्जी वेस्टेज खत्म होगा, आपका कार्बन फुटप्रिंट्स आपके रुकेंगे, एंड कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूस होगा उसकी शेल्फ लाइफ यहाँ पे इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाएगी। अगर मान लो कल को व्हीकल स्टॉप हो जाए, रुक जाए, फिर उस केस में क्या होगा, हमारे पास देखो सोलर पावर्ड एयर हैंडलिंग यूनिट है, तो सोलर पावर से कहीं ना कहीं टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो सारथी अपने आप में बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है, ये जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं इनको कवर या कम करने के अंदर। आगे आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज काजीरंगा इमर्जेस इंडिया सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब। देखो अभी क्या हुआ है ना, काजीरंगा के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 446 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज देखने को मिल जाएंगी। ये कुछ नई रिकॉर्डेड बटरफ्लाइज हैं, इनके देखो आपको नाम ध्यान नहीं रखने, इतनी सारी बटरफ्लाइज के हैं, ठीक है, बट आपको पता लग गया होगा कि बहुत सारी नई बटरफ्लाइज यहाँ पे डिटेक्ट हुई हैं। अब इंडिया में जब हम बात करते हैं ना अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है, हमने इसको डिस्कस भी किया था। ये इंडिया का क्या था, पहला फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब। इतनी सारी बटरफ्लाइज यहाँ पे देखने को मिलती हैं कि इसको फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब हमने बोल दिया। अब जो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो दूसरा सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब यहाँ पे हमारे सामने बन चुका है। वैसे तो देखो काजीरंगा जो है वो वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, पर अब ये इसके लिए भी फेमस हो जाएगा सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब के रिगार्डिंग। आप जानते होंगे देखो बटरफ्लाई की अपने आप में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बटरफ्लाई पॉलिनेटर का काम करती है, राइट। किस तरह से जो पॉलिनेशन होता है, आपके पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक प्लेस से दूसरे में, वो आपका काम बटरफ्लाइज बहुत अच्छे से करती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बटरफ्लाइज दे एक्ट एज इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज का मतलब कि वो जो इकोसिस्टम है वहां पे सिचुएशन कैसी है, उसको कहीं ना कहीं क्वालिटी को दर्शाता है। अगर मान लो किसी जगह पे बटरफ्लाई की पॉपुलेशन कम हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं जो आपके स्पाइडर्स हैं, बर्ड्स हैं, वो उनका फूड सोर्स ही खत्म हो गया, तो वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। इससे उनकी पॉपुलेशन के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आता है। अगर किसी एरिया के अंदर अच्छे खासी मात्रा में बटरफ्लाई देखने को मिलती है, इसका मतलब वहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही बढ़िया है। ये बातें बटरफ्लाई के बारे में पता ही है। बाकी अगर मैं बात करूं देखो काजीरंगा की, तो जैसे मैंने कहा था काजीरंगा नेशनल पार्क आपको असम में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसके नदन साइड से ना आपको एक रिवर देखने को मिलेगी जिसका नाम है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। चलो नदन साइड के अंदर तो इसको ब्रह्मपुत्र रिवर देखने को मिल जाती है, पर काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास ना जैसे आपका दिफ्लू रिवर हो गया, राइट, मोरा दिफ्लू रिवर हो गया, धनसिरी रिवर हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स, 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स का नाम आपको और ध्यान में रखना होगा अलॉन्ग विद द ब्रह्मपुत्र रिवर। बाकी देखो राइनो तो मैंने आपको बताया ही, उसके अलावा टाइगर हो गया, ईस्टर्न स्वैम्प डियर, एलिफेंट, बफेलो, हुलॉक गिबन हो गया, ये अलग अलग आपको यहाँ पे फौना देखने को मिल जाएगा। बात करें लैंडस्केप की, तो यहाँ पर आपको फॉरेस्ट, टॉल एलिफेंट ग्रास, रग्ड रीड्स हो गया, मार्शेस, ये सब देखने को मिल जाते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोसेरस जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग काजीरंगा नेशनल पार्क आपको जानने चाहिए। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है ऑल एंटीबायोटिक्स इन द डेफिनेशन ऑफ न्यू ड्रग। देखो ये अभी रिकमेंडेशन हुई है, अब ये हुआ नहीं है, रिकमेंड किया गया है कि इनको ऐड कर देना चाहिए। देखो आप लोग ना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पता क्या होता है? कई बार क्या होता है कि मान लो आपने कोई एंटीबायोटिक खाया और आपको वो खाना था 5 दिन के लिए खाना था, पर आप 2 दिन बाद ही ठीक हो गए, तो पता क्या होता है उस केस में आप फिर उस दवाई को आगे नहीं खाते। तो ऐसा रेगुलर बेसिस पे करने के बाद ना आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आगे अगर फ्यूचर में आप उस ड्रग को खाओगे तो आपके जो बैक्टीरिया था आपकी बॉडी के अंदर, तो उसके ऊपर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। अगर बैक्टीरिया था उसको हम बोल देंगे एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, अदरवाइज कोई और माइक्रोब होगा तो उसको हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यहाँ पे बोल सकते हैं। एक कारण ये हो गया। इसके अलावा अगर आप लाइफ स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा मिसयूज करेंगे, अगर जो आराम से ये ड्रग्स मिलती रहेंगी, ओवर द काउंटर ड्रग्स मिलती हैं जैसे आपका, तो ये सब कहीं ना कहीं कंसर्न बनते हैं, जिससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा भारत में बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पर ना हमारे सामने एक एंटिटी है, एक बॉडी है, जिसका नाम क्या है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी ने ये बोला है कि इनको ना जो एंटीबायोटिक्स होती हैं
ये कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर रही हैं, क्योंकि इससे इसके इम्प्रॉपर यूज की वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यहाँ पे होने का खतरा इंक्रीज हो रहा है। तो ये चाहते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की न्यू ड्रग की कैटेगरी के अंदर एंटीबायोटिक्स को डाल दिया जाए। तो थोड़ा समझते हैं पहले डीटीएबी के बारे में। डीटीएबी हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, टेक्निकल मैटर रिलेटेड टू ड्रग्स। सीडीएसटीओ के बारे में आप लोग समझते होंगे, उसी के अंतर्गत ये काम करती है। एंड ये एक अपने आप में स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसको बनाया गया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का आपकी नोडल मिनिस्ट्री इसमें देखने को मिल जाएगी। कुछ भी मुद्दे होते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस करना, वो डीटीएबी का ही फंक्शन होता है। सीडीएससीओ के बारे में तो मैंने आप लोगों के साथ कई बार डिस्कशन किया हुआ है। ये भी आपका जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसको इन्फोर्स करती है, इंश्योर करती है पेशेंट सेफ्टी को। आपके ड्रग अप्रूवल हो गया, क्लिनिकल ट्रायल हो गया, जो इंपोर्टेड ड्रग्स आप मंगा रहे हो उनकी कैसी क्वालिटी है, वो सारा काम देखना सीडीएससीओ का ही काम रहता है। अभी मैंने जैसे कहा ना कि इन्होंने रिकमेंड किया है डीटीएबी ने कि न्यू ड्रग के अंदर आपके एंटीबायोटिक्स को डालना चाहिए। तो न्यू ड्रग एक ऐसी ड्रग होती है जिसको या तो यूज नहीं किया जाता है, या फिर हमारी तरफ से अभी बोला गया है कि अभी वो सेफ या इफेक्टिव नहीं है, या फिर हो सकता है कि उस ड्रग को हमने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया हो, पर उसमें कुछ ना कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नए इंडिकेशंस हैं, कुछ नया तरीका है, कुछ डोजेस के अंदर बदलाव आया है, तो भी न्यू ड्रग की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा कई बार आपके अलग अलग दवाइयों को कंबाइन कर दिया जाता है, राइट, तो वो बन जाती है एफडीसी, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, वो भी न्यू ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। कुछ नया ड्रग डिलीवरी हो गया, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गया, कुछ टाइम फ्रेम हो गया, राइट। तो नॉर्मली 4 साल के लिए यहाँ पे आपके जो ड्रग्स होते हैं उनको न्यू ड्रग्स के अंदर यहाँ पे डाला जाता है। बाकी आपके वैक्सीन हो गया, ये सारे तो आपके डेफिनेटली न्यू ड्रग्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो अगर एंटीबायोटिक्स भी आपके न्यू ड्रग की कैटेगरी में आ गए ना, तो इनको फिर कुछ सालों के लिए, जैसे मैंने कहा आने वाले 4 सालों के लिए, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर इनके रिगार्डिंग जो रिस्ट्रिक्शंस होगी वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगी। अभी तो जैसे आप बहुत आराम से कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक खरीद लेते हो ना, उससे कहीं ना कहीं जब अगर ये न्यू ड्रग की कैटेगरी में आती हैं, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनकी मार्केटिंग, इनकी सेल, इनकी एंटीबायोटिक्स कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वो प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से ही आप कर पाओगे। तो यानी कि इसका रेगुलेशन अपने आप में इंक्रीज हो जाएगा। एंड इससे हमारी कोशिश ये होगी कि आपका जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ना, उसको हम कहीं ना कहीं टैकल कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो हमें पता होने चाहिए थे। आई होप ये टॉपिक भी सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है विद रिगार्ड टू स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसको पढ़िएगा, 2023 में यूपीएससी ने पूछा है, ध्यान से समझ के इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की, ये है आपका पार्किंसन डिजीज के बारे में। ठीक है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा इस डिजीज के बारे में, तो पढ़िएगा एंड बताइएगा क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आज के साथ ही लिंक्ड है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के साथ लिंक्ड है। इसको पढ़ के आप इसका आंसर भी मुझे बताने की कोशिश करिएगा। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, कि जब हम बात करते हैं एक लेक की, तो लेक का सरफेस जो होता है वो ऊपर से यहाँ पर जम जाता है, जबकि नीचे का जो पानी होता है वो कहीं ना कहीं लिक्विड होता है। इसका कारण बहुत ही सिंपल है। एक्चुअल में क्या है, जो पानी है ना, पानी का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो जब ऐसा होता है, जो ऊपर का ठंडा पानी होता है वो तो कहीं ना कहीं कंडेंस कर जाता है वो सरफेस के ऊपर ही, एंड सिलेक्टिवली कूल कर जाता है। एंड जैसे वो कूल करता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आइस इतनी आ चुकी है, और आइस काफी अच्छे से आप जानते हो हीट को अपने पास रिटेन कर लेती है, राइट। तो जो नीचे वाला पानी होता है वो यहाँ पर क्या होता है, वो यहाँ पे गर्म, मतलब गर्म तो है ही है, पर वो फ्रीज नहीं होता। समझ पाए? तो ये कारण क्या बनता है इसका? इसका कारण यही बनता है कि डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस वजह से आपका सरफेस तो होता है वो तो फ्रीज कर जाता है, पर नीचे वाला हिस्से को वो आपका फ्रीज होने से रोक लेता है। ठीक है, क्योंकि आइस आपका क्या करेगा, हीट को रिटेन कर लेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। दूसरा मैंने आपसे पूछा था जीरो एफआईआर के बारे में। देखो एफआईआर तो आप सब लोग समझते ही होंगे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब एफआईआर के केस में ना क्या होता है, एक नंबरिंग होती है। मान लो मैं इस पुलिस थाने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नंबरिंग होगी कि भाई 2024-25 172 ऐसे कुछ लिखा होगा। ये पता क्या दिखाता है, ये एक नंबर दिखाता है कि भाई इस पुलिस थाने के अंदर, इसमें बीच में कुछ और भी होगा 001 या ऐसे कुछ 009। ठीक है, ये आपके पुलिस थाने को शो करेगा। फिर ये आखिरी वाला जो नंबर है ये शो करेगा कि कितना सीरियल नंबर कितना चल रहा है। तो एक नंबर दिया जाता है एफआईआर को। ठीक है, अब पता क्या होता है, कई बार ना आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके जो पुलिस थाने होते हैं उनमें ये बड़ा चलता है कि यार ये वाला तो मेरे जुरिसडिक्शन में है ही नहीं, ये वाला केस यहाँ पर हुआ है, ये फलाना पुलिस थाने के जुरिसडिक्शन के अंदर है, तो उसको ये एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। इस चक्कर में पता क्या होता है, कई बार बहुत इश्यूज आ जाते हैं कि भाई एफआईआर कहीं दर्ज नहीं हो पा रही, बहुत लंबा प्रोसेस खिंच गया, इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट होगी, क्योंकि एफआईआर ही नहीं दर्ज कर पा रहे, यही डिटर्मिन नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे ये कौन से जुरिसडिक्शन के आता है, कौन से पुलिस थाने के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ना जस्टिस वर्मा कमेटी ने एक बात बोली
कि भाई ये सब छोड़ो, आप ना जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट लेकर आओ। आप लोगों ने जैसे निर्भया केस सुना होगा ना, निर्भया केस में भी यही मुद्दा फंसा था पहले। काफी सारे पुलिस स्टेशन यहाँ पे थे, वो बोले यार नहीं, ये रेप तो कहीं और हुआ, डंप यहाँ मतलब यहाँ पे फेंका, इसके यहाँ पे गया, राइट, तो ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, इसके जुरिस्डिक्शन में है। उस चक्कर में कहीं ना कहीं नुकसान देखो किसका हो रहा है, नुकसान तो आम जनता का हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला यार ये एफआईआर आप बाद में रजिस्टर कर लेना, अगर आपको इस रिगार्डिंग क्लैरिटी नहीं है, आप एक काम करो, एक जीरो एफआईआर यहाँ पे दर्ज कर लो। जीरो एफआईआर में पता क्या होता है, कोई नंबर नहीं होता, उसका नंबर कितना होता है, उसका नंबर होता है जीरो, और बस आपने ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली। अब जब आप उस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके आप स्टार्ट करो ना इन्वेस्टिगेशन, बाद में जब हमें पता लग जाएगा, कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी, तो जो भी एफआईआर होगी वो जो भी जिस थाने की जुरिस्डिक्शन में होगा उसको आप भेज दीजिएगा, फिर वो प्रॉपर एफआईआर वहां पे रजिस्टर कर लेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो जो पहली बात यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये बिल्कुल ठीक है, जस्टिस वर्मा कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंड किया था, ताकि एक तरह से ना इन्वेस्टिगेशन जो है, टाइमली एक्शन यहाँ पे लिया जा पाए। ये था पर्पस जीरो एफआईआर का। दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें, यहाँ पर जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया, यहाँ पे पुलिस अब जीरो एफआईआर बाउंड करने के लिए रजिस्टर है। यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, जो टर्म एफआईआर है, क्या वो डिफाइंड है? नहीं, टर्म एफआईआर ना आईपीसी में, ना सीआरपीसी में, ना किसी और लॉ के अंदर यहाँ पर आपकी डिफाइंड है। ठीक है, तो पहले दोनों देखो बिल्कुल ठीक थे, तीसरा आपका इनकरेक्ट था। अब यहाँ पे देखो पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट तो भाई सिर्फ एक ही है, क्योंकि बाकी दोनों तो यहाँ पे ठीक थे, तो ओनली वन विल बी द राइट आंसर। तीसरा होमवर्क था आपका लॉ कमीशन के बारे में, काफी आसान क्वेश्चन है। देखो लॉ कमीशन क्या एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? यस, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जिसको हमारी सरकार यहाँ पे बनाती है। क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि हमारे अगर कुछ लॉज में कुछ बदलाव करना है, कुछ नई चीजें लानी है, कुछ लीगल रिफॉर्म्स लाने हैं, तो उनको रिकमेंड कर पाए। मैंने क्या वर्ड यूज किया? मैंने वर्ड यूज किया ये रिकमेंड कर पाए। ये बस रिकमेंड करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इनकी बात मानी जाए ना मानी जाए वो सरकार की मर्जी होती है। तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है जो पहला लॉ कमीशन था वो ब्रिटिश के अंदर हुआ, और इसके जो प्रिसाइड किया गया दैट वाज बाय लॉर्ड मैकॉले। यस, दैट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, जो पहला लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया का था, वो यहाँ पे 1955 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया, एंड उस समय जो इसके चेयरपर्सन थे वो थे एमसी सेतलवाद। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। दरअसल में तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बिल्कुल करेक्ट मिल जाएंगी। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स की, तो तीन स्टेटमेंट आपके सामने है, इन तीनों का आंसर आप मुझे बताइएगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क दिया था एलएसी के रिगार्डिंग, आप जानते हो यहाँ पर इंडिया और चाइना के कॉरेस्पॉन्डिंग ये होता है, ना कि पाकिस्तान, तो पहला यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। समर्थक के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है, यस दैट इज इंडीड द करेक्ट स्टेटमेंट। एनबीडब्ल्यूएल की बात करें, तो यहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं इसके, वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री जी, तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।